I'm sure many of you must be preparing for the upcoming law entrance examinations and I know कि आपको ज़रूरत होती है इस टाइम पे of important judgments जो प्रेजेंटली अभी हमारा 2023-2024 का जो ईयर रहा है उसकी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ स्पेसिफिकली फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ताकि आपको एक स्नैपशॉट मिल जाए ऑफ वट एवर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैव बीन एंड आपका एक रिविजन हो सके. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. Without wasting any further time, सबसे पहले चलते हैं. The first judgment that we are looking at is Revana Siddappa versus Mallikarjun. अब ये जजमेंट ऑल्दो यू मस्ट हैव सीन की मंथली मैंने जजमेंट्स आपकी इंपॉर्टेंट कवर करी हैं, इस वीडियो में हम वो सारी मंथ्स की जो जजमेंट्स हैं उसमें से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स निकाल के यहाँ पर कवर करने वाले हैं. ऑल्सो कहीं कहीं पे हम बैकग्राउंड भी समझेंगे, कुछ एक्सटर्नल लॉज इन्वॉल्व हैं वो भी समझेंगे, रीसेंट अपडेट वो भी समझेंगे साथ साथ, ताकि हम एक होलिस्टिक व्यू ले पाए हर जजमेंट का. तो यहां पर क्या सिचुएशन आई थी, दिस केस डेल्ट विद द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन हु वर बोर्न आउट ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस. अब यहां पर इस सिचुएशन में जाने से पहले अगर हम लॉ को देखें तो सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील करता है विद द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन, जो ये कहता है कि 16(1) एंड सबसेक्शन 2 बोथ दे से कि लेजिटिमेसी ग्रांट करी जाती है टू चिल्ड्रन, चाहे वो वॉइड मैरिज के हों चाहे वो वॉइडेबल के हों. अब 13 सबसेक्शन क्या प्रोवाइड करता है कि ये जो प्रोविजंस हैं कि ये चिल्ड्रन लेजिटिमेट हैं ये अप्लाई नहीं होते हैं. Do not provide children of void or voidable marriages any right in or to the property of any person other than parents. यानी इनका राइट जो रहेगा वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में रहेगा. फर्दर हिंदू सक्सेशन एक्ट भी हमें यहाँ पर देखना है बिकॉज इस केस में प्रॉपर्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है. तो सेक्शन 6 क्या कहता है वहां पे कि डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से होता है को पार्टनरी प्रॉपर्टी में. अब इस सिचुएशन में कोर्ट फेल्ड कि ये जो दोनों सेक्शंस हैं इनको हार्मोनियसली देखा जाना चाहिए, एक कंस्ट्रक्शन इनसे ऐसा आना चाहिए ताकि इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस हो सके. अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो चिल्ड्रन है बोर्न आउट ऑफ इनवैलिड मैरिजेस, चाहे वो वॉइड है वॉइडेबल है, दे आर इंटाइटल्ड टू अ शेयर इन देयर पेरेंट्स जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी. सो दिस पर्टेन्स टू द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. इसमें आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी आ जाती है और जॉइंट प्रॉपर्टी भी आ जाती है. सो देव सेड दैट दे आर इंटाइटल्ड कि अगर उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनको भी उस प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए जो उनको दिया जाता अगर पार्टीशन होता को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में. However, it also clarified कि ये जो इनका राइट है it will not apply in respect of other co-partners than their parents. कोर्ट ने ये बोला कि a child cannot be treated as a co-partner by birth in HUF. कौन सा चाइल्ड, चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ इनवैलिड मैरिज. ऑब्वियसली वैलिड मैरिज का जो चाइल्ड है वो HUF में को-पार्टनर की जो पोजीशन है वो होल्ड करता है, बट नॉट इन दीज केसेस. इट सेज दैट इफ दे वर टू हैव एन इफेक्ट इन द HUF, this would certainly affect the rights of the others apart from the parents of the child. अगर हम ऐसी लेजिटिमेसी उनको ग्रांट कर देंगे तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ये सिर्फ उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में होगा, को-पार्टनरी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा. प्लस देव ऑल्सो सेड कि ये सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टीज जो मिताक्षरा लॉ के अंडर गवर्न है उसी को ये जजमेंट अप्लाई होगी. Then moving forward to the next case, V. Senthil Balaji versus state represented by deputy director. अब ये केस आपने शायद न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा. मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं, कंटेंट क्रिएट किया है रिगार्डिंग द इशू ऑफ पुलिस कस्टडी जो बहुत डिस्कशन में रहा है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर. नाउ हियर व्हाट हैपेंड वाज दैट दिस केस बेसिकली रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग. तो यहाँ पर कस्टडी की बात हो रही थी बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जैसे ईडी होता है. एंड सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब सेक्शन 167 ऑफ CRPC जो हमारा पुराना लॉ था, अब हमारे नए लॉज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ रहे हैं 1 जुलाई से, वहां पर इस सेक्शन में थोड़े चेंजेस किए गए हैं.
वो अभी हम आगे डील करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो कस्टडी है, इसमें इन्वॉल्व जो है वर्ड कस्टडी, उसमें और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की भी कस्टडी आती है एंड नॉट जस्ट पुलिस कस्टडी। सो द कोर्ट सेड दैट व्हाइल ऑथराइजिंग डिटेंशन ऑफ एन अक्यूज, मैजिस्ट्रेट के पास काफी वाइड डिस्क्रिशन है। वो कस्टडी ऐसी कस्टडी मानी जाएगी जो भी मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट इट इज फिट, and it would reiterate the extent of discretion available to him. If the magistrate, it is for the magistrate to decide the question of custody, either judicial or investigating agency or any other agency in a given case. जैसे CBI कस्टडी होती है यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। जुडिशियल कस्टडी होती है जब प्रिजन में भेजा जाता है, जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। तो डिफरेंट टाइप की कस्टडीज इन्वॉल्व है, ये चीज मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट कि 1992 की एक जजमेंट आई थी CBI वर्सेस अनुपम कुलकर्णी। ये जजमेंट प्रेजेंट में अब रिविजिट करी जा रही है, इसको देखा जा रहा है। इस जजमेंट में पहले क्या बोला गया था कि जो कस्टडी पीरियड है विच इज स्पेसिफाइड टू बी 15 डेज, ये 15 डेज investigating agency cannot seek custody of the accused after 15 days of the arrest have lapsed. So initial के जो 15 days हैं उसी में आप कस्टडी को प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला सेंथिल बालाजी के केस में कि ये जो प्रिस्क्राइब 15 डे पीरियड है कस्टडी का, इट कैन बी एन एग्रीगेट ऑफ शॉर्टर पीरियड्स ऑफ कस्टडी सॉर्ट ओवर इंटायर पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन कितनी भी जो या तो 60 डेज की है या 90 डेज की है, उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप 15 डेज को डिवाइड कर सकते हो कि 2 डेज, 3 डेज, देन अगेन 3 डेज। इस तरह से आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसको बांट सकते हो, शॉर्टर पीरियड्स में बांट सकते हो, यू कैन डिवाइड इट एज अ होल। एंड द कोर्ट सेड कि ये जो अनुपम कुलकर्णी की जजमेंट है इसको रेफर किया जाएगा टू द लार्जर बेंच फॉर रिकंसिडरेशन। सो ये चीज यहाँ पर आई। अब इसके इमीडिएट बाद, थोड़े टाइम बाद ही हमारे लॉज ऑलरेडी देवर इनटू डिस्कशन। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 187 सेक्शन डाला गया। अब इसका जो रेलिवेंट पार्ट है वो यहाँ पर कहता है कि जो JM है उसको अगर अक्यूज को फॉरवर्ड किया गया है एंड उसके डिटेंशन, उसकी कस्टडी की बात हो रही है, देन डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days in whole or in part at any time during the initial 40 days or 60 days out of detention period of 60 days or 90 days। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन ला दी गई कि आप 60 डेज और 90 डेज, एक तो ये अलग अलग, दिस इज गेटिंग इनटू फर्दर डिटेल्स की 90 डेज की इन्वेस्टिगेशन कुछ स्पेसिफिक केसेस में होती है, जैसे जहां पर ऐसे ऑफेंस किया गया है जहां पे डेथ है एज पनिशमेंट, तो वहां पर 90 डेज मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। 60 डेज अदर केसेस में हो गया तो इसके अंडर आपको चार्जशीट फाइल करनी होती है। नाउ हियर इट सेज दैट ये जो डिटेंशन है 15 डेज का, दिस कैन बी आस्क्ड। अगर 60 डे वाली इन्वेस्टिगेशन है तो इनिशियल 40 डेज में, और 90 डेज है तो 60 डेज में। तो इस पीरियड के ऊपर इट कैन बी डिवाइडेड, जो कि हम यहाँ पर भी देख रहे थे कि कोर्ट ने सेंथिल बालाजी जजमेंट में यही बात बोली है कि ये 60-90 उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का पीरियड लिया है। फर्दर BNSS में इसको फर्दर 40-60 में डिवाइड कर दिया गया है। सो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, प्रोटेस्ट भी हुआ, इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि ये जो पुलिस कस्टडी है, अगर ये कस्टडी चेंज कर दी गई इनटू एग्रीगेट शॉर्टर पीरियड्स तो जो पुलिस है उसकी तरफ से काफ़ी वायलेशन हो सकता है लोगों के राइट्स का, एंड दे कैन मिसयूज इट। देन बात करते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस पर्टेन करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके, इसके ऊपर भी कंट्री में काफ़ी प्रोटेस्ट रहा ही है। एंड फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन दे दिया है टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसको, इस प्रैक्टिस को, इट शुड बी टोटली पुट टू एन एंड
एंड जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स और रिहैबिलिटेशन एक्ट है उसके अंदर इस चीज को स्टॉप किया जाए, डायरेक्शंस आई हैं। फर्दर ये डायरेक्शन आई है कि ये जो प्रोसेस है ऑफ मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स इट शुड बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड एंड टू इंश्योर दैट किसी भी इंडिविजुअल को सीवर्स में एंटर करने के लिए फोर्स ना किया जाए कोई भी पर्पस के लिए। फर्दर कॉम्पेंसेशन की बात करें तो उसको इंक्रीज कर दिया गया है। सीवर डेथ के केसेस में 30 लाख का कॉम्पेंसेशन है, और अगर डिसेबिलिटी है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो 20 लाख, और अगर कोई और डिसेबिलिटी है तो 10 लाख की आपको कॉम्पेंसेशन अवॉर्ड करना होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट रिलेटिंग टू द सेम सेक्स मैरिज केस। अब हमने इसको भी डिटेल में डिस्कस किया था। व्हाट आई विल डू इज कि मेरे यहाँ पर इस पीडीएफ में आई ऑल्सो इंक्लूडेड माय इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, जहाँ पर मैंने आपके साथ केसेस के बैकग्राउंड्स भी डिस्कस करे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप वहाँ पर जाके भी, इनफैक्ट यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी वो पोस्ट अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। बिकॉज ये वीडियो एक कंपाइलेशन है तो हम थोड़ा ब्रीफ में चलेंगे यहाँ पर। Here, what happened was this petition was filed by several LGBTQ individuals and organizations, basically seeking what कि जो same sex marriages हैं उसको allowed किया जाए, plus जो transgenders हैं they also should be given their rights, and the fact that these marriages have been excluded on the basis of sexual orientation, it amounts to violation of their rights of 14 की इक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, फ्रीडम वायलेशन है, प्लस लाइफ एंड लिबर्टी वायलेट हो रही है। सो हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट के प्रोविजंस वर चैलेंज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ there were several petitions that were pending before different high courts in this matter, so Supreme Court transferred the case to itself and heard the matter as a batch. Here Union of India जो स्टेट है उसका क्या कॉन्टेंशन था, दैट institution of marriage has traditionally only contemplated heterosexual unions, yani it is not ever been seen that traditionally marriages जो हैं they have happened between people of different genders and not same sex, and granting marriage rights to these couples would require major amendments to be made in the various statutes. ये गवर्नमेंट का contention था। अब इस केस में I'm giving you the bench details because this case is very important. Chief Justice of India, Justice Sanjay Kishan Kaul, Justice Ravindra Bhatt, Justice Hema Kohli and Justice P.S. Narasimha, they were involved. Now here what happened was, although it is a 3:2 judgment, unanimously the court agreed that this right cannot be granted to them due to institutional issues. यहाँ पर जो दो लोग इन्वॉल्व हैं वो हैं जस्टिस चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल। दे अग्री विद ईच अदर एंड द रेस्ट ऑफ द जजेस आर रिलाइंग ऑन द जजमेंट गिवन बाय जस्टिस रविंद्र भट्ट, एंड दूसरी जजमेंट जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से है। सो there was a degree of disagreement among the judges on certain aspects. Unanimously, they have agreed that these queer couples do not have any fundamental unqualified right to marry. It is a matter which is for the legislature to decide. And यही Justice Chandrachud ने बोला था that he cannot strike down the provisions of Special Marriage Act owing to institutional limitations, as it would be within the domain of Parliament and the legislature to do so. Although he recognized that queer couples have a right to seek recognition of their union and are free to enter into a union as per the constitution because they have the right to life and liberty, and they can do so. However, at the same time, they cannot really strike down a law on this basis because that is for the legislature to decide. He also said transgender persons in heterosexual relationships had the right to marry under the existing laws. So उनके रिस्पेक्ट में जो, क्योंकि they were also a party to this petition and they said that their rights are being violated, the court clarified कि they have a right to marry under different laws. Here it is pertinent to mention कि आर्टिकल 377 जो क्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअलिटी को, वो डिलीट कर दिया गया था. इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द जजमेंट ऑफ नवतेज सिंह जौहर, वेयर इट वाज हेल्ड दैट
You cannot punish people if they are entering into a consensual intercourse, be it on the be it between the same sex. फर्दर अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, भारतीय न्याय संहिता जो आया है वहां पर ये देखने की बात है, इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू सी दैट Article 377 does not exist at all in the new code. However, what happened through the Navtej Singh Johar judgment was that consensual sex was decriminalized. However, any unnatural sex, it can involve bestiality, that was supposed to be criminalized. However, that does not exist as of now, so which raises a question as to the criminality. Then Justice Ravindra Bhatt ने क्या बोला, that he differed from CJI and stated that an entitlement to civil union could only be through an enacted law. Because CJI said that under constitution you have the right. Here he said that it can be only through an enacted law. Court's intervention was in instances where court protected queer persons from violence or criminalization on the basis of state's duty to protect the rights. Marriage is a social institution and कोई भी एक unqualified right to marry नहीं दिया जा सकता, which can be treated as a fundamental right. All queer persons have the right to choose their partners, but state cannot be obligated to recognize the bouquet of rights flowing from it. So it is for the state to decide. So basically, Supreme Court denied granting a legal recognition to these marriages and said that it was for the legislature to decide. They also held that these couples have a right to cohabit without any threat or violence. इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने यूनियन को डायरेक्शन भी दी कि वो ऐसी कमिटी बनाए that examines the right and entitlements of these persons, even though they have not granted legal recognition to them as a marriage. However, their rights need to be protected. Then they affirmed that transgenders, persons in a heterosexual relationship, have a right to marry as per existing laws, and state should take steps to end discrimination that is faced by these people, and उनका जो right to cohabitation है उसको protect किया जाए, जो कि state एक committee बना के करेगा. Then नेक्स्ट मूव करते हैं टू अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. हियर दिस केस बेसिकली रिलेट्स टू इलेक्शन कमीशन जो हमारी है, विच कंप्राइजेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 other election commissioners. Now here in this case a writ was issued, a writ was filed before the court by Anup Baranwal, which said that the state should make fair, just and transparent process for selecting a neutral and independent collegium or a selection committee which will recommend the names for appointment of the member of election commission under article 324. क्योंकि अभी तक क्या होता आ रहा था that article 324, what did it say? That election commission shall comprise of CEC and such number of ECs that may be prescribed, which have been prescribed to be 2 as of now, and if any, as precedent may fix from time to time, and appointment of CEC and these shall be subject to provision of any law जो parliament बनाएगा इस regard में. However, on the date when this petition was filed, there existed no law by the parliament. It is only now that the law has come. Here the situation was that president was making the appointment based on the advice of the prime minister. So which is why Anup Baranwal said कि इस चीज को ट्रांसपेरेंट किया जाना चाहिए जिस तरह से कोलिजियम जजेस के अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व होता है. सो एग्जीक्यूटिव का रोल यहाँ से हटाना चाहिए. What happened in this case? Arun Goyal, how did it come into being? He was appointed as the election commissioner, and इनको बहुत ही जल्दी at lightning speed he was appointed. So and Supreme Court questioned this practice, and division bench was of the view that a close look and interpretation of the provision of article 324 is required, which is why the matter was referred to the constitutional bench. And constitutional bench का ये कहना है कि election commission is duty bound to act in a fair and legal manner and abide by the provisions of the constitution and directions of the court.
So the bench ordered that election commissioner will be appointed by the President of India on the advice of a committee. Now this committee will comprise of who all? It will comprise of the PM, leader of opposition in Lok Sabha, and Chief Justice of India. And the court said this is the situation till the time a law comes into being. Now what happened was that Chief Election Commissioner and other election commissioner bill was passed. अगर आपको याद होगा, if you are following me clearly on Instagram and YouTube, I had posted when this bill came into being, I had posted telling you about the highlights of the bill, the situation. Now in this bill, the selection committee has been changed. What has been changed? PM is still there, leader of opposition is also there. However, CGI is not there. Now Union Cabinet Minister is there. Plus उनकी salary and conditions of service जो हैं वो बोला गया था that it will be equivalent to that of cabinet secretary. पहले क्या था, salary was same as that of a Supreme Court judge, but यहाँ पर ये बिल आने के बाद प्रोटेस्ट हुआ दैट उनकी कैबिनेट सेक्रेटरी के रिस्पेक्ट में नहीं होनी चाहिए सैलरी, जजेस की तरह ही होनी चाहिए. सो इट वाज लेटर चेंज्ड. इसमें काफ़ी सारी पिटिशंस पहले भी हुई, अश्विनी कुमार उपाध्याय की भी पिटिशन हुई. सो सारी पिटिशंस को साथ में यहाँ पर सुना गया. देन नेक्स्ट लेट अस मूव टू एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. whenever any judgment uses the term like X or ABC, so these things involve a situation where the party does not want to reveal its name. अब यहाँ पर क्या हुआ है, that there was a woman, she was suffering from postpartum psychosis. Postpartum psychosis is a medical condition that happens with females after delivering a baby, wherein they go into a depression state. So here she sought that ये third pregnancy थी उनकी, unplanned थी, and she wanted to abort the child when she had already crossed 26 weeks. अगर आप लॉ को देखेंगे, व्हाट डज इट से, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट डील करता है ऐसे सर्कमस्टांसेस से. सेक्शन 3 कहता है दैट 24 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी है, इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वेयर देयर इज अ रिस्क दैट इज इन्वॉल्व्ड टू द लाइफ ऑफ अ वुमन, और देयर इज अ ग्रेव डेंजर टू हर मेंटल और फिजिकल हेल्थ, और इट वुड पोज अ सब्सटैंशियल रिस्क टू द fetus. Yeah, fetus can be born mentally or physically challenged. So here it allows pregnancy termination up to 24 weeks. Generally it is 20 weeks. ये भी 20 weeks अभी आया है. There was a law move जिसकी वजह से, amendment की वजह से इसको extend किया गया. Section 5 जो है, it says that it can be terminated even beyond 24 weeks if it is immediately necessary to save the life of a pregnant woman. So यहाँ पर जो situation involved थी, यहाँ पर कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया to terminate her pregnancy on the ground कि the child was healthy, fetus was healthy, she was taking medicines for postpartum depression which had not affected the child. The state said that it will bear all the cost of the medical expenditure, and it will be upon the petitioner to decide later. She can deliver the child and then she can decide whether she wants to keep the child or she wants to give the child in adoption. So they did not force her to keep the child. कोर्ट के सामने एम्स की रिपोर्ट आई बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व. एक तरफ से कॉन्टेंशन ये था दैट सिंस शी इज हैविंग दीज मेडिसिन्स इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द फीटस, व्हाट इफ द फीटस इज नॉट बोर्न फाइन. टेस्ट कराए गए एंड दिस इज व्हाट एम्स सेड. कोर्ट रिफ्यूज टू फर्दर, यहाँ पे चैलेंज भी की गई थी 24 वीक्स की लिमिट. कोर्ट ने बोला कि इस पिटिशन में विच इज अ मैटर एक्सक्लूसिवली बिटवीन पिटिशनर एंड स्टेट, हम एग्जिस्टिंग लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते हैं. दिस विल हैपन थ्रू अ सेपरेट प्रोसीडिंग. देन मूविंग टू द नेक्स्ट केस, राहुल गांधी वर्सेस पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी. अगर आपको याद होगा, इस पे भी मैंने एक वीडियो डाला था. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इन दिस केस वाज दैट राहुल गांधी, एज यू आर अवेयर, ही मेड अ रिमार्क ड्यूरिंग हिज रैली इन कर्नाटका दैट व्हाई ऑल थीव्स शेयर द सेम सरनेम मोदी. सो इसको लेके बीजेपी के एमएलए ने एक पिटिशन फाइल करी, उनके अगेंस्ट केस फाइल किया रादर फॉर डेफमेशन,
सेशंस कोर्ट ने उनको गिल्टी होल्ड किया 499 और 500 ऑफ आईपीसी, जो डेफेमेशन से डील करते हैं और उसके पनिशमेंट से डील करते हैं। अब मैक्सिमम पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है डेफेमेशन की वो है 2 years की, एंड द सेशन कोर्ट ग्रांटेड the session court convicted him for 2 years, which led to his disqualification from the parliament, because constitution में क्या है, आर्टिकल 102 कहता है कि अगर कोई भी मेंबर है उसको उसके जो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड लॉ है वो पार्लियामेंट बनाएगा, एंड मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉ। व्हाट इज द लॉ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर 1951 में वो लॉ दिया है। सेक्शन 8 जिसका ये कहता है, सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड ये है कि अगर किसी को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा हो रही है देन दैट पर्सन गेट्स डिस्क्वालिफाइड। सो हियर यू सी द मैक्सिमम पनिशमेंट वाज ग्रांटेड। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन द केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सारे नीचे हाई कोर्ट वगैरह सब ने दे Rahul Gandhi sought to vacate the order, however they declined it, then he had to finally go to the Supreme Court. Supreme Court said कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया है टू जस्टिफाई व्हाई ही इज इम्पोजिंग व्हाई द ट्रायल कोर्ट जज इज इम्पोजिंग दिस मैक्सिमम पनिशमेंट। This offense is something that is non-cognizable, bailable and compoundable. So the judge had to give reasons for imposing a maximum punishment. However, he has only admonished the petitioner. Now, Supreme Court ने साथ में ये भी बोला कि whatever utterances were made by Rahul Gandhi, they were not in good taste because he is a person of public life and he should be careful while making such public speeches. और ये जो stay है वो हटा दिया गया। However, ये रिमार्क उनको दिया गया। ट्रायल कोर्ट के रिस्पेक्ट में ये बोला गया कि उन्होंने जजमेंट में क्लियरली जस्टिफाई नहीं किया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दी है, वही उनकी कंटेंशन थी कि मुझको डिस्क्वालीफाई करने के लिए ही मुझे मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। देन नेक्स्ट ये आर्बिट्रेशन रिलेटेड केस है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट अ 7 जज बेंच sat in this particular case, and एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया कि आर्बिट्रेशन क्लॉजेस जो हैं वो अगर एक अनस्टैम्प्ड या इनएडिक्वेटली स्टैम्प्ड अग्रीमेंट में है then they are enforceable. Insufficiency of stamping does not make agreement void but makes it only inadmissible in evidence, जिसको आप बाद में क्योर भी कर सकते हो। So जो पहली जजमेंट थी NN ग्लोबल मर्केंटाइल लिमिटेड वर्सेस मेसर्स इंडो यूनिक फ्लेम, इस जजमेंट को overrule कर दिया गया and the court finally held that unstamped arbitration agreements are enforceable, which was not the case in this judgment. आपको ये पता होना चाहिए। Now this was a 5 judge bench judgment. So if this judgment needs to be overruled, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट की जजमेंट है, to overrule you need to have a larger bench. So ये जो bench बैठती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, it is always in odd numbers. देन इसी के साथ एक बार मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस दैट हैव सैट, जो बेंच है उसका हाईएस्ट नंबर क्या है जो आज तक बैठा है और कौन से केस में बैठा है। देन नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस रिलेटिंग टू आर्टिकल 370 पर्टेनिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 में इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन दैट एग्जिस्टेड। इसकी पूरी हिस्ट्री डिटेल मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने रादर आई created a detailed video on YouTube wherein I have explained to you that what was the situation before independence, what led to this। राजा हरी सिंह के बारे में हमने बात करी थी, जब उनकी पाकिस्तान से उन्हें थ्रेट था, he came to India, he went to the authorities and he sought an arrangement जहाँ पर ये आर्टिकल 370 डाला गया विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। However, in certain matters, the Indian Constitution will apply. Now here, Union Government ने रिपील कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इन 2019। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्योंकि उस एक्ट को चैलेंज किया गया, उसकी वैलिडिटी अपहोल्ड करी गई। कोर्ट ने बोला कि स्टेट ऑफ JNK की अपनी कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है
and concurrence of state government was not required in order to apply the constitution to the state of J&K. It said that 370 जो आर्टिकल है वो टेम्पररी प्रोविजन है, वो जहां पर प्लेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 आई थिंक, दैट उसका टाइटल खुद ही बोलता है टेम्पररी प्रोविजन. सो इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन विच इज वाई हमेशा से ये सिचुएशन थी कि ऐसा कभी भी हो सकता है एंड स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर जो कंसेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पावर कंफर्म की कि यूनियन के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है टू कार्व आउट अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट. एज वी नो दैट J&K was divided into union territory of J&K and Ladakh. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी वैलिडेट कर दिया एंड इट सेड दैट टू द एक्सटेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज बीन क्रिएटेड, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज वैलिड, जिसके थ्रू ये चीज करी गई थी. कोर्ट डिड नॉट गो इनटू दिस इशू कि ये कन्वर्जन जो है स्टेट का इनटू यूनियन टेरिटरी इट इज वैलिड और नॉट. दिस वाज अ व्यू, दिस वाज इन व्यू ऑफ द अंडरटेकिंग जो दी गई. सुप्रीम कोर्ट के सामने यूनियन ने ये अंडरटेकिंग दी दैट दे विल रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ J&K विदाउट लद्दाख एज सून एज पॉसिबल, जो कि अक्टूबर 2024 तक का टाइम है शायद इनके पास. देन कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूनियन गवर्नमेंट कि आप उस चीज को रिस्टोर करें. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डॉक्टर जस्टिस संजय किशन कौल हु हिमसेल्फ इज फ्रॉम कश्मीर, इन्होंने अपनी जजमेंट में बोला that there should be a truth and reconciliation committee जिसको सेटअप किया जाना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट एंड सी कि यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन कहाँ कहाँ हुए हैं और वहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए. देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ हियर देयर हैज बीन अ लॉन्ग टसल since 2015 that has been going on कि दिल्ली में किसकी पावर है, गवर्नमेंट की है या एलजी की है. 2015 में एक नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री की तरफ से जहां पर कंट्रोल ओवर सर्विसेज वर गिवन टू द एलजी टू डिस्चार्ज. देन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि एलजी जो है वो एक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड उसके पास अकेले ये पावर नहीं है. देन 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ को अमेंड किया जहां पर एलजी की बोला गया कि जो लिस्ट ऑफ मैटर्स हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ मैटर्स हैं जहां पर एलजी का ओपिनियन जो है इट वाज मैंडेटरी, राइट. नाउ 2023 में फर्दर क्योंकि इस एक्ट को चैलेंज किया गया था, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज आई है, क्या बोला गया है कोर्ट की तरफ से. ऑर्डिनेंस लाया गया टू एक्सक्लूड सर्टेन सर्विसेज फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनसीटी ऑफ दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक्सक्लूडिंग मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. अब एलजी विल बी बाउंड by the decision of Delhi government over these services apart from these three things that have been excluded. Then legislative and executive power जो है over entry 41 it shall not extend to services जो ये यहाँ पर clearly these services are excluded. गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इन चीज पे लॉज नहीं बना सकती है. लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज जैसे कि IAS, जॉइंट कैडर सर्विसेज, ये जो हैं जो पॉलिसी और विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी हैं फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, दैट विल लाई विद एनसीटी ऑफ दिल्ली. फर्दर आर्टिकल 239AA जो एक स्पेशल स्टेटस देता है टू यूटी ऑफ दिल्ली एज कंपेयर टू अदर यूटीज इन द कंट्री. एंड 2018 की बेंच की जजमेंट जहां पर एलजी को बोला गया था दैट ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको देखते हुए कोर्ट ने यही होल्ड किया, फर्दर इस चीज को रीआइटरेट किया कि लेजिस्लेटिव स्कोप जो है वो एनसीटी का है और गवर्नर विल बी बाउंड बाय देयर एड एंड एडवाइस. और अगर
लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी रेफरेंस किया जाता है ओवर सर्विसेज, देन इट शैल मीन कि एलजी विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर इशू यही अराइज हो रहा था कि जो सर्विसेज हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली में, वो जो सर्विसेज हैं उसमें किसका कंट्रोल है, दिल्ली गवर्नमेंट का या फिर एलजी का, acting on behalf of union government. Here it says that LG will act on the behalf of NCT of Delhi, government of NCT of Delhi and not the union government. एंड जो ये वाले मैटर्स हैं इनके रिस्पेक्ट में एलजी की जो पावर है वो लाई करेगी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की पावर यहाँ पर एक्सक्लूडेड है। अब इसको भी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए। पहले जो ऑर्डिनेंस आया था टू अमेंड दिस एक्ट टू एक्सक्लूड सर्विसेज फ्रॉम द परव्यू, ये भी इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये पूरा डिटेल में जो अमेंडमेंट बिल आया है, इट इज ऑलरेडी कवर्ड ऑन आवर इंस्टाग्राम account. You can check that if you want to get into the details of the bill. Otherwise जो आपके legal current affairs आते हैं उसमें मैं already आपको provide कर चुकी हूँ, जो monthly जो students enrolled हैं उनके लिए वो already available है। Then Animal Welfare Board of India and others versus Union of India. This case relates to the issue of Jallikattu festival. If you would remember, the court has reserved its judgment in the Jallikattu verdict which was delivered. Here basically जो ये फेस्टिवल्स हैं जलीकट्टू, कंबाला, बुल कार्ट रेसिंग, इसके रिस्पेक्ट में लॉज बनाए गए बाय स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एंड इन लॉज को चैलेंज किया गया फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप देखोगे जलीकट्टू 2008 से ये इशू चलता आ रहा है, जहाँ पर पहले बैन किया गया, फिर बैन हटाया गया, फिर वापस बैन लगाया गया। तो ये पूरी प्रैक्टिस को चैलेंज किया जा रहा है ओवर टाइम। कुछ अमेंडमेंट्स आती गई हैं लॉज में, एंड जो स्टेट्स हैं उनका यही कंटेंशन रहा है कि ये हमारे कल्चर का पार्ट है एंड इट शुड नॉट बी रिमूव्ड। एंड एज अगेंस्ट दैट पीटा जो है, जो एनिमल के राइट्स के लिए काम करते हैं, उन्होंने बोला है कि ये दे वायलेट द राइट्स ऑफ द एनिमल एंड उनको सब्जेक्ट करती है टू क्रुएल्टी। कोर्ट ने अब यहाँ पर क्या बोला है? कोर्ट has said that animals cannot have fundamental rights because fundamental rights जो हैं वो citizens को दिए जाते हैं and animals cannot be considered as citizens. So कोर्ट का यहाँ पर jurisdiction नहीं extend होता है to provide absolute protection to animals in any manner from infliction of pain and suffering. ये जो है ये लेजिस्लेटिव बॉडी के ऊपर है डिसाइड करने के लिए कि वो इसके रिस्पेक्ट में क्या लॉ लाते हैं। And the judgment upheld the view of the legislature and referred to the preamble of the amendment act की जो यहाँ पर तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में मूव किया गया था अमेंडमेंट एक्ट, wherein जलीकट्टू was described as a part of culture and tradition of तमिलनाडु। उस चीज को अपहोल्ड करते हुए जलीकट्टू को वैलिड माना गया है। देन नेक्स्ट देखते हैं शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस विच रिलेट्स टू द इशू ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो 6 ईयर्स से ज्यादा अलग रह रहे थे एंड द कोर्ट फेल्ट कि द मैरिज इज कंप्लीटेड, डाइड डाउन एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकंसाइल द पार्टीज। अगर आप जो मैरिज लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें सेक्शन 13 देखोगे जो डिवोर्स से डील करता है, उसके ग्राउंड्स में इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहीं पे भी कवर्ड नहीं है। हाउएवर जजमेंट्स के थ्रू ओवर टाइम इस ग्राउंड को नया इंट्रोड्यूस किया गया है। लेजिस्लेटिवली इसके ऊपर कोई अभी एज सच लॉ नहीं आया है, इसको नहीं डाला गया है। हाउएवर प्रेसिडेंट के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो आपका राइट है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फंडामेंटल राइट। आप इस चीज को लेके रिट नहीं ला सकते हो हमारे सामने क्लेमिंग दैट इट इज योर फंडामेंटल राइट to seek a divorce on this ground because it does not exist in the legislature। जो लॉ बनाया गया है उसमें ये ग्राउंड जो है that does not exist। so the court said that it can invoke its special powers under article 142 जो बात करता है inherent powers to do complete justice। ये कोर्ट के पास पावर होती है, तो उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट ग्रांट कर सकती है डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। हाउएवर ये स्टैट्यूटरीली अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। फर्दर इस केस में कोर्ट ने जो 6 to 8 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है जो पार्टीज के बीच में होता है,
वो वेव ऑफ कर दिया गया है इन द केसेस वेयर द डिवोर्स पर्टेन्स टू सेक्शन 13 भी जो बात करता है म्यूचुअल डिवोर्स की। अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि आप इसको एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं सीख कर सकते हो, इट इज अ डिस्क्रिशन जो कोर्ट एक्सरसाइज करेगा, बट इट हैज टू बी डन विद अ लॉट ऑफ केयर एंड कॉशन। अब जैसा अगर आपने देखा होगा, मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहां पर आई टोल्ड यू दैट एन 82-year-old वुमन जो है उनसे उनके हस्बैंड 89-year-old husband was seeking a divorce and she claimed before the court that she has gone through a lot of difficulties owing to her husband and वो violent भी थे and he did not do anything for the children, she single-handedly raised the children. However, she said that she did not want to die with a divorce tag because एक स्टिग्मा होता है सोसाइटी में, एंड कोर्ट ने यहाँ पर भी अपनी जो पावर्स हैं इनको एक्सरसाइज किया और डिवोर्स अलाउ नहीं किया। सो ये बहुत ही कॉशन और केयर के साथ ये जो एक्सरसाइज है ये डिस्क्रिशन कोर्ट अपना एक्सरसाइज करेगा, एंड द कोर्ट विल कीप इन माइंड सेवरल फैक्टर्स ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके टू बोथ द पार्टीज। देन विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट हम शुरू में इनिशियल ईयर में ही हमने इस जजमेंट को देखा था जहां पर डीमोनेटाइजेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी दैट इट इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज प्रपोजल जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था। क्या सिचुएशन थी, गवर्नमेंट ने एडवाइस किया सेंट्रल बोर्ड को कि वो कंसिडर करें रेकमेंडिंग डीमोनेटाइजेशन, और सेंट्रल बोर्ड ने इस चीज को देखते हुए कंसिडर करते हुए रेकमेंड किया कि डीमोनेटाइजेशन आप कर सकते हो, विच इज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट देन टुक दिस स्टेप। नाउ हियर इस बात को चैलेंज किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहाँ से पावर आ गई इस चीज को करने की, ये तो सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जो मैटर है वो आना चाहिए था, उनकी खुद की तरफ से ही ये रिकमेंडेशन पहले आनी चाहिए थी विदाउट एनी नजिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो हियर द कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट में, हम ये नहीं कह सकते इस प्रेजेंट केस में कि उसको ब्रीच किया गया है। Recommendation would mean a consultative process. It cannot be said that there was no conscious, effective और purposeful consultation जो वहां पर prescribed है कि बोर्ड के साथ कंसल्टेशन करी जाएगी। तो जस्ट बिकॉज बोर्ड ने recommendation दी है does not mean the board was not consulted. That was the main observation in this case. इस केस में डिसेंट आया था फ्रॉम जस्टिस बीवी नागरथना, अगर आपने यहाँ देखा होगा जस्टिस बीवी नागरथना माइनॉरिटी में, सो 4:1 के रेशो में ये जजमेंट डिसाइड हुई थी। शी सेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा कुछ करना है देन इट शुड सीक द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एज आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी which will regulate the circulation of banking notes and to secure monetary stability in the country. Opinion of central board ought to be independent and frank opinion, and वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मूव अहेड विद डीमोनेटाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड जो भी रिकमेंडेशन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को फर्दर उस पे लॉ इनैक्ट कर सकता है, बट हाउ जो एक्शन लेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ लेगा, लेजिस्लेशन इनैक्ट करके लेगा, बाय वे ऑफ एन या फिर ऑर्डिनेंस दे के लेगा, बट नॉट बाय एन एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन विच वाज इशूड। गजेट पे नोटिफिकेशन इशू करना काफी नहीं है, उसके लिए आपको लॉ पास करना पड़ेगा, वाज व्हाट जस्टिस बीवी नागरथना सेड। नेक्स्ट आई थिंक दिस इज द लास्ट जजमेंट इन दिस वीडियो, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस केस में हम देख रहे हैं आपने देखा होगा यूपी में केस हुआ था गैंगरेप का, जहां पर मिनिस्टर हैं वहां के, उन्होंने ये डेरोगेटरी रिमार्क दिया था कि सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ अ वुमन एंड हर माइनर चाइल्ड इट वाज अ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं हुआ है। एंड सेकेंड इंस्टेंस था जहां पर गवर्नमेंट ऑफ केरला के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बहुत डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स इशू करी थी रिगार्डिंग विमेन। Now here a petition was filed for violation of right to dignity by public functionaries
जो आर्टिकल 21 में हर किसी के पास राइट है टू लिव विद डिग्निटी, एंड दैट वाज चैलेंज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज यहाँ पर मिनिस्टर्स के जो रिमार्क हैं वो उनकी डिग्निटी को अफेक्ट करते हैं, एंड पब्लिक फंक्शनरीज ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम स्टेट के अगेंस्ट एक्सरसाइज करते हैं, तो पब्लिक फंक्शनरी बीइंग अ स्टेट यहाँ पर चैलेंज किया गया। वो कोर्ट ने बोला कि अगर मिनिस्टर ने किसी भी मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट करी है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ अ सिटीजन, जो पार्ट 3 में यानी फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में है, देन इट मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स एंड इट विल एंड बिकम एक्शनेबल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। बट अगर ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस होता है जिसकी वजह से कोई एक्ट या कमीशन हो रहा है by the officers which is resulting in loss in any harm to any person or citizen, then that will be actionable as a constitutional tort. ये भी बोला गया कि लॉ कमीशन के रिस्पेक्ट में जो प्रिंसिपल्स आए वहां पर ये लॉ कमीशन ने 1956 में बोला था दैट सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑन विच अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन ऑन टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट वुड प्रोसीड, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट इन टॉर्ट। ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर कस्तूरी लाल रलिया राम केस, जहां पर रेकमेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक लेजिस्लेटिव मेजर लाया जाए ऑन द इशू ऑफ लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। स्टेट की टॉर्ट के केसेस में क्या लाइबिलिटी रहेगी उसके रिस्पेक्ट में लॉ लाया जाए, ये उस जजमेंट में बोला गया था, एंड इसको रिलाई किया गया था लॉ कमीशन की तरफ से इन इट्स रिपोर्ट। Then the court said that court cannot turn a blind eye. अगर कोई लॉ नहीं है इस रिगार्ड में, कोर्ट ब्लाइंड आई कंप्लीटली नहीं टर्न कर सकता। कोर्ट माइट हैव टू इमेजिनेटिवली फैशन अ रेमेडी ताकि वो लोगों के रिस्पेक्ट में ऐसा कोई लॉस अगर हो रहा है उससे उनको बचा सके अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। डिसेंट में यहाँ पर जो जजमेंट आई है अगेन यहाँ पर क्या बोला गया, एन इलीगल डिटेंशन is violation of Article 21 of the Constitution, irrespective of whether the detention is by the state or private person, or government should be held vicariously liable for a statement जो कोई मिनिस्टर देता है that is traceable to any affairs of a state or protection of the government invoking the principles of collective responsibility। यानी वाइकेरियस लाइबिलिटी स्टेट की बनती है अगर कोई मिनिस्टर ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ये डिसेंट में बोला गया। हाउएवर दे वर लेफ्ट फ्री, एंड कोर्ट ने बस यही बोला कि अगर इससे कोई फर्दर स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, अगर कोई एक्ट ऐसा होता जिससे हार्म पहुंचता इन लोगों को, देन इट माइट हैव बीन एक्शनेबल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के रिस्पेक्ट में इस बात पे रिलाई किया गया जो ये जजमेंट है, जहां पर कोर्ट ने ऐसा बोला था कि एक लेजिस्लेटिव मेजर आना चाहिए, एंड फर्दर and that is all in this particular video. I've tried to cover the most important judgments of 2023 for your examinations। 24 की judgments भी important हैं, हम month wise उसको cover ही करते आ रहे हैं। अगर आप देखोगे जनवरी फरवरी की important judgments are already covered on YouTube। further all the other judgments that are also required वो हमारे मॉड्यूल में आपके लीगल करंट अफेयर्स का जो मैं कोर्स निकालती हूँ वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। And what I will do is I will provide a PDF of this particular video as well in your legal current affairs course so that you can access the important judgments and prepare for your exams accordingly। recently ही कुछ important judgments आई हैं, जैसे electoral bond scheme है उसको unconstitutional declare कर दिया गया है। I keep covering these over my community post on my Instagram, on Telegram, so आप make sure कीजिए that you are following us at these places so that you can get to know what is happening and your preparation keeps going well। Otherwise also if you are interested in law as a career, you are in the legal industry, then make sure आप channel को भी follow कर रहे हो for more such videos।